स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपने उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के साथ में बैठक कर उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। इसमें प्रदेश की सड़क और अवसंरचना के विकास के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को सहमति बनी और इनमें से श्रीनगर बाईपास, पुरकाची, लक्सर और हरिद्वार फोर लेन, लोहाट और पिथौरागढ़ बाईपास सहित कई अहम परियोजनाएं शामिल। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में क्रियान्वयन से सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और आपदा प्रबंधन की क्षमता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मदरसे बोर्ड भंग करने के फैसले का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शमस ने स्वागत किया। उन्होंने इसे मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अब मदरसों के छात्र उत्तराखंड बोर्ड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और शादाब शमसी का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और संविधान और लोकतंत्र की समझ विकसित होगी। वे धार्मिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था और ये वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अब मुस्लिम बच्चों को भी सब कुछ पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब एक तरफ जहां वो हाफिज कुरान बनेंगे, वहां दूसरी तरफ वो उत्तराखंड शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके बोर्ड को भी पढ़ेंगे। और वो जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद साहब को, खुदा को जानेंगे और उनके समझकर उनको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा किरदार मोहम्मद साहब का था। लेकिन जब वो उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे तो वो वहां श्री राम को समझेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझेंगे, बाबा नानक देव को जानेंगे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को समझेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने मिशन 2027 के तहत परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने चंपावत में इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि यात्रा के जरिए भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। और वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने इसे अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। और उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में बेहतर काम किया है और 2027 में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, पहले उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो पूरे देश से विलुप्त होने वाली पार्टी में हो गई है। अब हमारे प्रदेश में तो परिवर्तन क्या लाएगी, पहले वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनको कहाँ कहाँ अपने अंदर अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रखा है, 10 साल से हम यहाँ सरकार में हैं और निश्चित रूप से एक बार और हम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। उनकी इस यात्रा से हमें कोई अंतर और फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ पता ही है, लेकिन उनको समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में इसलिए स्थान नहीं मिलता कि बहुत से कारण हैं, वो आप भी जानते हैं क्यों नहीं मिलता। तो ऐसी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई द्वंद्व नहीं है। विचारों की जो असहमति है उसकी छूट हमारी पार्टी का संविधान देता है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले लोग अगर पार्टी के अंदर भी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन न कर पाएं तो फिर संविधान के दिए गए उस अधिकार का हम लोगों के लिए कैसे उसका सदुपयोग कर पाएंगे, मुझे उस पर आशंका होती है। इसलिए हम लोग जो बातें हैं अपने मन के, वो पार्टी के अंदर कहते हैं और इसको किसी ग्रुप के रूप में या द्वंद्व के रूप में। चमोली के थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर की गई एक गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस में मौत हो गई और कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक स्टाफ पर इलाज और रेफर करने में लापरवाही का आरोप लगाया और सीएचसी थराली के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि महिला की सामान्य डिलीवरी संभव नहीं रह गई थी और सीरियल की आवश्यकता
पर उसे रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दी। सुबह था उसमें जो है डॉक्टर अमित रुद्र देख रहा था पेशेंट, स्टाफ भी सब था वहाँ पे। उसमें कंडीशन क्या तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था यहाँ पे ना, लेकिन क्या है कि एक बच्चे का फीटर हार्ट बढ़ गया था और डिलीवरी का प्रोग्रेस जो नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं पा रहा था। इसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत था और सिजेरियन भी करना पड़ सकता था। यहाँ उसकी फैसिलिटी है नहीं, इसका जबकि पेशेंट का सारी चीज़ स्टेबल था यहाँ पे, तब उसने रोक रखा तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो नहीं पाया इसलिए किया गया। सर ये मेरे संज्ञान में लेके ये कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, पेशेंट को समझाया गया, लेकिन जब नहीं हो पाया तब रेफ़र किया। जब सारे मरीज को रेफ़र करेंगे तो वो भी सही नहीं है ना, कोशिश तो कर सकते हैं। उसने कोशिश डॉक्टर ने बहुत किया लेकिन वो नहीं हुआ तो लास्ट में बोला गया कि इसको आगे ले जाओ। वो सर जांच होगा सर, सीएमओ साहब को रिपोर्ट चला गया यहाँ से, उसमें तो टीम गठित होगी, उसमें गायनोकोलॉजिस्ट क्या क्या बढ़ते हैं उसका रिपोर्ट में सच आ जाएगा। तक सर यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का कुछ हो नहीं सकता है, क्या कि कभी कोई सिजेरियन की जरूरत पड़ता है, उसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए या सर्जन चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरे विधायक जी से बात हुई, विधायक जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, सीएमओ साहब भी कोशिश कर रहे हैं। विधायक जी बीच में आए थे तो अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे थे, हो जाएगा जल्दी, सब लगे हुए हैं सर। ठीक है सर जी, ये जो भी मामला है ये डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है। एक प्रसूता ने अपनी जान दे दी, 7 घंटे तक उसे रखा गया, उसे रेफर नहीं किया गया और रेफर इस टाइम पे किया गया कि जब वो मरने की हालत में आ गई थी। और जैसे ही रेफर एम्बुलेंस में रखा गया, एम्बुलेंस में पूरी सुविधाएं नहीं थी, न ऑक्सीजन था न किसी प्रकार की सुविधा थी और आधे रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। कर्णप्रयाग पहुंचते हैं तो उसे मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। और जो यहाँ पे मोर्चरी है, मोर्चरी में भी उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेके आखिर ये जो हॉस्पिटलों की ऐसी व्यवस्था क्यों है जिसमें कि हम जैसे गरीबों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और अभी मेरी बहन के 2 बच्चे पीछे छोड़ गई है और मैं इस बात से बहुत निःशब्द हूँ। आघात पहुंचा है कि इस प्रकार किसी और की बेटी बहन के साथ ऐसी घटना न हो। मैं चाहता हूं कि शासन इनके प्रति कुछ ठोस कदम उठा करके उचित। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी सही साबित हुई और देर रात हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं उधम सिंह नगर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाजपुर, रुद्रपुर और ग्राम चक्रापुर और जफरपुर समेत कई क्षेत्रों में बारिश का पानी घरों में घुस गया और जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाजपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी जल भराव की चपेट में आ गया और विद्यालय के डाइनिंग रूम, बेड रूम और क्लासरूम स्टोर में पानी भर जाने से छात्रों और स्कूल प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद प्रशासन समय पर नहीं पहुंचा और राहत कार्य शुरू होने तक काफ़ी नुकसान हो चुका था और तेज बहाव के कारण एक ट्रैक्टर भी पानी में बह गया और जिससे हालात की गंभीरता को अंदाजा लगाया जा सका। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था जो पूरी तरह से सही साबित हुआ और पहली ही बारिश में जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई और लोगों ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करे। और रुद्रपुर के जफरपुर में देर रात हुई बारिश के बाद में गांव में पानी भर गया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि जब सीजन की पहली बारिश में ही ऐसा हालात हो गए तो आने वाले दिनों में और अधिक बारिश होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन के जिला जल निकासी और व्यवस्था दुरुस्त करने और समय रहते प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। राहत पहुंचाई जा रही है और क्या क्यों होगा? देखिए अभी क्योंकि ये जो पुल का काम है वो निर्माणाधीन है और ये इन्होंने PWD ने जो यहाँ पर पुल चल रहा था उसका रास्ता थोड़ा बंद किया हुआ था। तो सुबह जैसे ही पता चला कि यहाँ पर पानी आया तो तत्काल पुल खुलवा दिया गया और इनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाए। और ये मैं जहाँ पर अभी फील्ड विजिट पे आई हूँ तो ये देखने में आ रहा है कि जो रोड पानी निकासी का स्थान है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो अभी ये विदिन 2 to 3 आवर्स ये पूरा यहाँ लेबड़ा नदी का पुल बनना है। वैसे भी हर साल आता है पानी और हॉस्टल में खास तो यहाँ पर तो अगर चकरपुर में उधर बाढ़ आ रही है तब भी इधर आ रहा है पानी। सबसे हमने लिखित में सब कार्रवाई दी है वैसे, और अभी तक हमारा कोई भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट में भी हमने बात करी है, जैसे NGO वगैरह में सभी में। अभी मिट्टी का भरान हो जाएगा तो पानी अंदर आ गया। वैसे तो हमने ये दीवार लगा रखी है मगर उधर से पीछे से पानी जरूर आता है, हर साल आता है। अब क्या स्थिति है? अभी तो चंद बूंदें पड़ी हैं सिर्फ।
वही तो, तभी तो हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अभी बच्चे भी नहीं, चलो कोई नहीं, एक दिन के लिए छांट ही लेंगे, मगर बच्चे आ जाते हैं तब ज़्यादा परेशानी होती है। स्टाफ भी आता है बाहर से, कितना पानी भर गया, कहाँ कहाँ भरा? मतलब बेडरूम में, डाइनिंग हॉल में, किचन में, स्टोर में, नीचे सभी में है, ऐसा कोई नीचे का स्तर नहीं है कि जहाँ पानी नहीं है। फर्नीचर भी हमें ऊपर रखना पड़ रहा है, जो सोफे वगैरह, अलमारी आपने अभी स्थिति देख ही ली है भैया ने कि कितना गंदा है, कि अलमारियों में भी पानी गया है, जो हमारा सामान रखा है, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसमें भी। सबसे बड़ी समस्या यह है भैया कि मतलब चलो दिन में हम झेल लेते हैं, रात को नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, और बच्चों का है, यहाँ हॉस्टल रहते हैं, रेजिडेंस है, अभी तो बच्चे आए। केदारनाथ धाम और पैदल यात्रा मार्ग पर चलाई जा रही स्वच्छता अभियान के तहत 2332 बैगों में एकत्रित 9549 किलो प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया और प्रशासन, सुलभ और इंटरनेशनल और नगर पंचायत केदारनाथ के संयुक्त प्रयासों से पर्यावरण मित्र लगातार धाम और यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। और जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में श्री केदारनाथ धाम में तथा रूट पर साफ सफाई रहे और जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इसी के क्रम में 18 जून से एक विशेष सफाई अभियान जारी किया गया और उसी विशेष सफाई अभियान के तहत प्रतिदिन वहाँ से कूड़ा लाया जा रहा है और लगभग 2300 से ज़्यादा बैग वहाँ से लाए जा चुके हैं। 9.5 टन कूड़ा नीचे लाया गया है, जो कि कंपैक्टर मशीन में ला करके निस्तारित किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि आगे भी ये विशेष कूड़े को नीचे लाने का जो अभियान है वो जारी रहे, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ तीर्थ यात्रा का अनुभव दे सकें। मानसून सीजन को देखते ही उत्तराखंड में कल सभी 19 जनपदों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल आयोजन की जाएगी और इसकी तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधक विभाग ने टेबल टॉक और एक्सरसाइज आयोजन की गई है और जिसके राहत और बचाव कार्य में जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है और बेहतर समन्वय से ही आपदा के सभी समय और प्रभावी राहत बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सकता है। आपको याद होगा कि 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून की तैयारियों की बैठक लिया था तो उसमें यह निर्देश दिया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए सभी जनपदों के साथ में। उसी के अनुपालन में हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं। कुल 66 प्लेसेस पे हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों के बारे में बैठक की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि हमने इस बार उन प्लेसेस को चुना है जहां पर आमतौर पे मॉक ड्रिल नहीं होती थी। बार बार जहां मॉक ड्रिल होती थी उसको हटा दिया है हमने, ताकि उन नए स्थान पे जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञात रहे। मॉक ड्रिल में हमने ये भी प्रयास किया है कि जो ऑब्जर्वर हमारे हैं वो DOC में रहेंगे, एक ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर। उसके साथ में जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ एक ऑब्जर्वर रहेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी के, CAPF के, SSB आदि के लोग रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जनपद अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से मॉक ड्रिल का उनकी तैयारी है, उसको देखेंगे। और एक्चुअल में मॉक ड्रिल हमारी 2 तारीख को होगी, तो उसमें फिर हम अलग अलग प्लेसेस में आसपास जो हमारे रैंडम आधार पे हम जनपदों से बात करेंगे, देखेंगे क्या तैयारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिला और बुधवार सुबह से ही लगातार हो रही तेज बारिश के चलते शहर और आसपास के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने कल तक ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया और जलभराव की शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान तिकोनिया और चौराहे के पास में परिसर के समीप स्थित एक बड़े नाले में गाद जमा होने और रुकावट मिलने पर
अधिकारियों को तत्काल सफाई करने के निर्देश दिए गए और इसके बाद जेसीबी और सफाई कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाले की सफाई शुरू की ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके और जल भराव की समस्या कम की जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आज चूंकि हमारा ये टूरिस्ट सीजन भी एंड हो रहा है और काफी मात्रा में ट्रैफिक भी आज वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। काफी स्कूल्स कल से खुल रहे हैं तो ट्रैफिक ज्यादा है। आज काफी हेवी रेनफॉल हुआ है तो उसी को देखते हुए कुछ स्थानों पे शिकायत आई है। जैसे तिकोनिया में यहाँ पर एक समाधान के लिए यू पाइप डाले गए थे, ड्रेसिंग की यहाँ पर समस्या थी, हुआ है तो उसको यहाँ पर ठीक कराया गया है। साथ ही कोल टैक्स पर एक हमारा स्पॉट है जहाँ टैंकलेस हम लोग सीवर लाइन बिछा रहे हैं, वहाँ पर एक शिकायत आई है, हम लोग वहाँ भी विजिट किया है। साथ ही बरेली रोड पर जो शनि बाजार नाला है और हमने नालों से पानी अधिक मात्रा में आने की वजह से जल भराव की समस्या आई है तो उसके समाधान के लिए भी टीम वहाँ भेजी गई है और हम लोग स्वयं भी निरीक्षण कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा टिकट की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत उचित समय पर अवसर दिया जाता है और भट्ट ने स्पष्ट किया कि टिकट की दावेदारी से जुड़े बयान मीडिया या सोशल मीडिया पर देना पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत और महत्वाकांक्षी से ऊपर उठकर संगठन की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्षों के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारे बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने को 330 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के अडानी समूह के अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने संसाधन और जनहित की अनदेखी कर कोऑपरेटिव हितों को बढ़ावा दे रही और उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले में पर्यावरण और भूकंप जैसी संवेदनशील चिंताओं को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कहीं चारा गृह को बेच दे रहे हैं, कहीं कोई जमीन को बेच दे रहे हैं, कहीं बच्चों के खेलने के मैदान को बेच दे रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं जब वो घास काटने जाती है उनको रोक देते हैं। पुलिस प्रशासन का ये काम रह गया। हाँ, मगर ये जो है ना कॉरपोरेट्स की सरकार है, क्योंकि इनके जो मित्र सीधे आते हैं बाहर से और खास करके आते हैं गुजरात से, और ये जितने उद्योगपति हैं ये अपने उद्योग तो यहाँ लगाएंगे नहीं, लेकिन हमारी जमीन को तहस नहस करके जाएंगे, यहाँ पर बिल्डिंगें बनाएंगे और ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर हम सीस्मिक जोन 6 में, आपको मालूम है पहले हम सीस्मिक जोन 4 और 5 में थे, अब संवेदनशीलता और बढ़ गई है और कभी भी एक भूकंप आने की तैयारी कर रही है धरती माता। और अगर ऐसा होता है तो ये जो सब कुछ ये बना रहे हैं ना, ये सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब में प्रदेश की खुशहाली और आपसी सौंदर्य के लिए अरदास की और इसका नेतृत्व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बलजीत सोनी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुमार जपेंद्र सिंह ने किया। और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सराहना करते हुए कर्णप्रयाग के संवेदनशील मामले को सूझबूझ से संभालने के लिए उनका आभार जताया और साथ ही चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान भाईचारा और मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की गई। आज सिख समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में स्थित पवित्र गुरुद्वारा साहिब श्री पौंटा साहिब में शीश निवाया और गुरु घर का हमने धन्यवाद अदा करा कि इतने बड़े मामले का ये पटाक्षेप हो गया है। इसी के साथ हमने प्रदेश के माननीय बहुत ही संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी
शुक्राने की अरदास करी कि किस तरह उन्होंने इतने धैर्य के साथ इस पूरे मामले को संभाला और आने वाले समय में हमारी जो चार धाम की और हेमकुंड साहिब जी की यात्रा है वो सौहार्दपूर्ण चढ़े। और क्योंकि ये यात्रा अक्टूबर तक चलती है और आगे आने वाले समय में इस प्रकार का दोबारा कोई घटनाक्रम ना हो, इस प्रकार की हमने आज अरदास गुरु के शीर्ष चरणों। आगामी 4 जुलाई को ऋषिकेश के IDPL मैदान में आयोजित होने वाली सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई और कार्यक्रम स्थल का देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने SSP प्रेम डोभाल ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जन तक पहुंचाना है और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। और वहीं सुरक्षा और पार्किंग समेत सभी व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 4 जुलाई को सरकार जन जन के द्वार जो प्रोग्राम हो रहा है वृहद स्तर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के 5 साल भी इस समय पूरे हो रहे हैं, तो इस पूरे अवसर पे जनता और लाभार्थियों को या हमारा जो ज़रूरतमंद तबका है उसको जितनी मदद दी जानी है उसको लेके आज हमारा स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने प्रतिभाग किया है और कोशिश ये की जाएगी कि उस दिन अधिक से अधिक लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो मदद दी जानी है और जैसा ऑनरेबल CM सर के डायरेक्शन है कि त्वरित लाभ और त्वरित समाधान वहीं पे दिया जाना चाहिए, तो वही हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरकार के जो भी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड पे उन्हें दे सकें। मुख्य रूप से सर क्या योजनाएं होंगी जिनका लाभ मिल जा रहा है? इस संबंध में जो हमारा एक तो हेल्थ कैंप है, वो हेल्थ कैंप में कई सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे रहेंगे हेल्थ सेक्टर के, और वो सारे डिपार्टमेंट्स क्रॉनिक डिजीज़ से लगाकर अन्य बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं प्लस जो कार्ड्स बनने हैं या बेनिफिशरीज़ को जो बेनिफिट्स दिए जाने हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाएगा। और उसके साथ ही एक बहुउद्देश्य शिविर भी इसमें होगा जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने डेवलपमेंट स्कीम्स का ग्राउंड पे। देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आयोजित लघु रोजगार मेले में 39 युवाओं का विभिन्न निजी कंपनियों के चयन हुआ और जबकि 23 अभ्यर्थियों के दूसरे चरण की साक्षात्कार के लिए चुना गया। और रोजगार मेले में 12 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने साक्षात्कार देकर रोजगार के अवसर तलाशे। और क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग आगे भी ऐसे रोजगार मेले का आयोजन करता रहेगा। अभी तक 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और 250 से अधिक अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार के अवसर इस मेले के माध्यम से प्राप्त हो। मानसून को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं और मेयर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक कर शहर में जल भराव, नालों की सफाई और कूड़ा निस्तारण, स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। और मेयर ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और समय रहते सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहर को स्वच्छ जल मुक्त रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। देखिए, डेंगू के लिए नगर निगम जो है वो पूर्ण रूप से पहले से मुस्तैद है और हमने अपनी 100 के 100 वार्डों में छोटी मशीनों और बड़ी मशीनों के माध्यम से फॉगिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी थी, जो लगातार चल रही है। इसके अलावा जो डेंगू के जो लार्वा है वो पनप ना सके, इसके लिए एंटी लार्वा केमिकल्स हम लगातार छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी नालियां हैं उनको कहीं जहाँ पे जल भराव होता है उनको वहाँ पे जल भराव ना हो तो वहाँ पे नालियों का निर्माण जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे नालियों का निर्माण करवाया जा रहा है। बाकी जगह नालियाँ साफ़ करवाई जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारे नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको लगातार साफ़ करवाया जा रहा है। उनके तलों को गहरा करवाया जा रहा है जिससे कि जो पानी है निर्बाध रूप से बह सके और जो वहाँ पे मलबा है, सिल्ट है, वहाँ पे कीचड़ है और वहाँ पे जो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है उन सबको। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।